हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है कतिपय राज्यों का विशिष्ट स्तर। हमारा कोर्स डे बाय डे कंप्लीट होने की कोशिश कगार पे पहुंच रहा है और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कोर्स अच्छे से हो जाए, पूरा कंप्लीट हो और जो बच्चे आसानी से कर सकते हैं वही चैप्टर हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट भी है और आसानी से याद भी हो सकते हैं। तो उसी क्रम में अब कुछ ही चैप्टर्स बाकी हैं। तो ये वाला जो लेसन है इसका नाम है कतिपय राज्यों का विशिष्ट स्तर। इसके नाम में कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि विशिष्ट स्तर है। विशिष्ट स्तर का अर्थ ये होता है कि जो हमारे राज्य हैं, जो 29 राज्य हैं, 29 राज्यों में सबका एक समान स्तर है। समानता की जो बात होती है, समान स्तर है, लेकिन फिर भी उन 29 राज्यों में से कुछ राज्यों को विशिष्ट स्तर प्रदान किया गया है। विशिष्ट का मतलब विशेष स्तर है कि विशेष स्तर प्रदान किया गया है। और ये विशेष स्तर उनको क्यों किया गया है ये भी हमें पढ़ना होगा, समझना होगा कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें ये विशिष्ट स्तर प्रदान किया गया है। तो इसके लिए हमें संविधान की ओर अपना ध्यान आकर्षित कराना होगा कि संविधान में अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 378 और अनुच्छेद 392 मतलब 69 से लेकर 78 तक और एक और उपबंध 392 ये हमारे को ये बताते हैं कि कतिपय राज्यों का विशिष्ट स्तर क्या है। यानी हमारे संविधान में लिखित है कि उस राज्यों को किस प्रकार का विशिष्ट स्तर प्रदान किया गया है। तो यदि हम उन राज्यों की बात करते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें विशेष स्तर प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा, तो उन राज्यों के नाम हैं जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो हमारे जो 29 राज्यों में से ये जो 11 राज्य हैं जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए बोलकर, वापस से हम इसको रिवाइज करेंगे। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो ये राज्य जो 11 राज्य हैं इन्हें संविधान के द्वारा विशेष स्थिति प्राप्त है और इस विशेष स्थिति के कारण ये संविधान से कुछ विशेष प्रावधान रखते हैं। तो वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो इन राज्यों को मिले हुए हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को विशिष्ट राज्य का स्तर दिया गया है और क्या उपबंध है और क्यों ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। तो इसे अब हम जानेंगे कि क्या है ये व्यवस्था। तो भारतीय संविधान का भाग 21 अनुच्छेद 369 से लेकर 378 तक व 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन व विशिष्ट उपबंधों की व्यवस्था करता है और इसमें संविधान के इस भाग द्वारा भारतीय संघ के 11 राज्यों जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए अस्थायी रूप से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। उनमें से कुछ राज्यों के लिए यह विशेष व्यवस्था मात्र कहने भर के लिए है, लेकिन कुछ राज्यों में सारभूत रूप से ये विशेष व्यवस्था की गई है। उनमें से सर्वाधिक प्रमुख जम्मू कश्मीर है। इसलिए सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी विशेष उपबंध क्या है उसे अब हम पढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है, ये हम जानते हैं। कुछ ऐतिहासिक कारणों से उसे अनुच्छेद 370 के अधीन एक विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया था। धारा 370
के अधीन उसे एक विशेष दर्जा दिया गया था। यह जम्मू कश्मीर राज्य भारत के मध्य एक समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति के कारण हुआ था, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य के तत्कालीन शासक हरि सिंह ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था और 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ ही जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्र हो गया था। किंतु पाकिस्तानी सेनाओं ने इस राज्य पर आक्रमण किया तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए 26 अक्टूबर 1947 को एक अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत का एक अभिन्न अंग होने के कारण संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत संघ के राज्यों की सूची में जम्मू कश्मीर का नाम अंकित है, जिसके दौरान जम्मू कश्मीर राज्य को अन्य राज्यों से विशेष स्थिति प्राप्त हुई। हम लोगों ने अभी पहले भी इस बात पे जिक्र किया था कि जम्मू कश्मीर राज्य के जो तत्कालीन शासक थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात है, तत्कालीन शासक जो थे वो हमारे राजा हरि सिंह थे। तो महाराजा हरि सिंह के लिए ये समस्या उत्पन्न हो चुकी थी कि राजा हिंदू था और वहाँ की जनता मुस्लिम थी। तो मुस्लिम जनता और हिंदू राजा के बीच में कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद था। तो राजा हरि सिंह ने जब सहायता मांगी, पाकिस्तान की सेनाओं ने, पाकिस्तानी कबाली सेनाओं ने जब कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था, तो राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से ये प्रार्थना की कि वो भारत का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं और भारत में विलय होना चाहते हैं। तब राजा हरि सिंह की बात मानकर उनकी सहायता के लिए ये विशेष व्यवस्था की गई और एक अधिमिलन पत्र जो 26 अक्टूबर 1947 को पारित हुआ, उसके द्वारा भारत का एक अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को मान लिया गया। जम्मू कश्मीर की इस व्यवस्था की वजह से ही संविधान में जम्मू कश्मीर का नाम विशिष्ट राज्यों की दर्जे में आता है। तो वो विशेष उपबंध क्या है जो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य के लिए किए, उसे अब हम पढ़ेंगे कि क्यों जम्मू कश्मीर इम्पोर्टेंट है। यह अब हम लोग पढ़ चुके हैं और क्या क्या उपबंध वहाँ पर किए गए हैं, इसे नंबर वाइज हम पढ़ेंगे। तो पहला नंबर हम देखते हैं। तो पहली बात यह है कि भारतीय संघ के अन्य किसी भी राज्य का अपना कोई संविधान नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है तथा इस राज्य का प्रशासन स्वयं संविधान के उपबंधों के अनुसार ही चलता है। कि जैसा हमें ज्ञात है कि भारत विविधता में एकता का प्रतीक है और इसीलिए भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब में भारत का एक संविधान ही लागू होता है, इसलिए बात हमें ज्ञात है। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को विशिष्ट स्तर प्रदान करते हुए ये बात तय की गई कि जम्मू कश्मीर राज्य का जो संविधान है वो अलग संविधान होगा और वहाँ की जो शासन व्यवस्था चलाई जाएगी वो वहाँ के विशिष्ट उपबंधों के द्वारा ही चलाई जाएगी। तो ये एक विशिष्ट बात है जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में कि वहाँ पर भारत का संविधान नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर राज्य का विशिष्ट संविधान ही चलाया जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं, संघ और राज्यों के बीच भारतीय संविधान द्वारा शक्ति विभाजन किया गया है, जिसके अंतर्गत अवशेष शक्तियां संघीय शक्तियों को सौंपी गई हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघीय संसद को ही प्राप्त है। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 द्वारा अवशेष शक्तियां स्वयं जम्मू कश्मीर राज्य के पास ही हैं। ये भी एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था है कि हम सबको ज्ञात है कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है
और केंद्र और राज्यों में शक्तियों के विभाजन के बाद जो अवशेष शक्तियां बचती हैं वो सब भी कहाँ आ जाती हैं, संघीय शासन के पास ही आ जाती हैं, यानी केंद्र शासन के पास ही वो शक्तियां रहती हैं। और केंद्र शासन के पास शक्तियां रहने के कारण जो भी कानूनी कार्यवाहियां होती हैं, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, वो केंद्र सरकार ही उन कार्यों को पूर्ण करती है। लेकिन कश्मीर के बारे में, कश्मीर राज्य के बारे में ये विशेष उपबंध अपनाया गया है कि वहां पर धारा 370 के द्वारा ये उपबंध विशेष रूप से लागू होता है कि वहां पर वहीं के संविधान के अनुसार कानून बनाए जाएंगे और संघीय सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट है कि इस राज्य के लिए विधि बनाने की संघीय संसद की जो शक्ति है वो संघ सूची या संवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनको जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार के साथ परामर्श कर उन राज्यों के अनुरूप विषय घोषित कर दे जिनके संबंध में अधिनियम पत्र में भारतीय संसद को अधिकार दिया गया था। तो संघ सूची में सरकार को पूरे भारत के लिए जो संविधान बनाया जाता है, जो शक्तियां विभाजन किया गया है, जिन विषयों का संबंध पूरे भारत से है वो संघ सूची में शामिल है। और संवर्ती सूची में जिनका संबंध राज्यों से है वो विषय राज्य सूची में शामिल है। लेकिन संवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का ही समान रूप से अधिकार होता है। तो जम्मू कश्मीर राज्य का ये विशिष्ट स्तर उसको प्रदान किया गया है कि संवर्ती सूची वाले विषय में भी और संघ सूची वाले विषय पर भी यदि जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कोई कानून लागू होता है तो उस पर पहले जम्मू कश्मीर राज्य की जो सरकार है, विधानमंडल है, वहाँ का जो संविधान है उससे पूर्ण अनुमति लेनी होगी। उसके बाद ही वो कानूनी रूप धारण करेगा। अगला पॉइंट है संसद संघ सूची व संवर्ती सूची में अन्य विषयों पर विधि राज्य सरकार की सहमति से ही बना सकेगी कि पहले अधिनियम पत्र में भी भारतीय संसद को ये इसमें द्वारा एक घोषणा की गई थी कि संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कश्मीर राज्य से पूर्ण रूप से समर्थन लेना होगा। और उसी क्रम में अब जो कानूनी कार्यवाहियां होती हैं वहाँ की कश्मीर की, वो सारी की सारी इसमें संसद की जो संवर्ती सूची में आती है या संघ सूची में आती है उसमें संसद की अनुमति के साथ साथ कश्मीर की जो जनता है, कश्मीर की जो सरकार है, वहाँ से भी अनुमति लेनी पड़ती है। जब वो सरकार उन्हें अनुमति देती है तभी वो उस पर कानून बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। अगला है संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में जम्मू कश्मीर राज्य के प्रसंग में विशेष व्यवस्था यह है कि राष्ट्रपति भी आपातकाल घोषित करने से पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति अवश्य लेगा। अनुच्छेद 360 जो राष्ट्रपति को वित्तीय संकट घोषित करने का अधिकार देता है वह भी जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 356 के उपबंध अर्थात संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं होती। तो एक विशेष व्यवस्था ये है कि जब हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है और अनुच्छेद 352, 356 और 360 के द्वारा वो किसी भी राज्य में आपातकाल घोषित कर सकता है। लेकिन इस व्यवस्था के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के विशिष्ट स्तर के अंदर इस बात का प्रावधान है कि जब भी कभी कोई कार्य ऐसा होगा जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कभी आपातकाल घोषित करना हो, जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 लगाना हो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, या अनुच्छेद 360 लगाना हो वित्तीय संकट पर, तब भी राष्ट्रपति वहाँ के संविधान से या वहाँ के विधानमंडल से अवश्य परामर्श लेगा। उसके बाद ही वो वहाँ पर आपातकाल घोषित कर सकता है।
अगला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर का नागरिक बनने के लिए भारत का नागरिक होना काफी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में बसने के लिए कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत संघ के अन्य राज्यों के निवासियों को जम्मू कश्मीर राज्य में भूमि या कोई अचल संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 के कारण ही केंद्र ने अनेक लाभकारी प्रगतिशील कानून जैसे संपत्ति कर, उपहार कर यहाँ पर लागू नहीं हो सकते। कि हमारे यहाँ पे ये व्यवस्था है कि जो भी जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक है और कहीं भी भारत में अबाध भ्रमण कर सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, अपनी भूमि खरीद सकता है, या किसी भी प्रकार की संपत्ति, घर है या कोई फैक्ट्री है या किसी भी प्रकार की जो संपत्ति है, स्थायी संपत्ति, उसको खरीद सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य की जब हम बात करते हैं तो वहाँ का विशिष्ट स्तर यही है कि कोई भी भारत का नागरिक, उसको भारत का नागरिक होना ही उसके लिए काफ़ी नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर राज्य में जाकर बस जाए और वहाँ पे संपत्ति बनाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर विशिष्ट व्यवस्था यही है जो धारा 370 के अंतर्गत आती है कि वहाँ पर भूमि कर नहीं लगता, भूमि कर, उपहार, वहाँ पर संपत्ति कर, उपहार कर भी यहाँ पर लागू नहीं होता कि कोई उन्हें उपहार के रूप में कोई गिफ्ट कर दे कि यहाँ का ये फ्लैट या यहाँ की ये फैक्ट्री या कोई जमीन, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये विशिष्ट स्तर जम्मू कश्मीर राज्य के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन वर्तमान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी धारा 370 हटाकर और 35A हटाकर वहाँ की ये सारे विशिष्ट उपबंध थे वो समाप्त कर दिए हैं। और इस समाप्ति के बाद अब वहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य के लिए भी भारत का जो संविधान है वो उसी प्रकार लागू हो रहा है जैसा अन्य राज्यों में होता है। तो ये व्यवस्था पुरानी व्यवस्था थी लेकिन लगातार चली आ रही थी। ये अभी कुछ समय पहले ही ये धारा 370 और 35A को हटाकर एक बहुत बड़ी जो लंबे समय तक विशिष्ट स्तर उसको जम्मू कश्मीर को प्राप्त था उसे अभी समाप्त किया गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा, गुजरात और महाराष्ट्र की बात हम करते हैं कि दूसरी जो बात है विशिष्ट स्तर गुजरात को और महाराष्ट्र को भी प्रदान किया गया है। ये क्या है विशिष्ट स्तर गुजरात और महाराष्ट्र के लिए कि गुजरात की व्यवस्था को यदि हम देखते हैं तो गुजरात के कुछ जो क्षेत्र हैं वो इतने अधिक विकसित हैं कि उनकी बड़े बड़े जैसे सूरत कहें, गुजरात का अहमदाबाद कहें या गुजरात की और बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं काफ़ी बहुत ही अधिक विकसित स्थान है। लेकिन गुजरात का ही एक इलाका है कच्छ, जहाँ पर कच्छ या सौराष्ट्र को हम देखते हैं तो वहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो वो एकदम से दोनों एक ही जगह के, एक ही राज्य के क्षेत्र हैं, लेकिन क्षेत्र विशेष की विशेषताओं को यदि हम देखते हैं तो एक क्षेत्र इतना अधिक विकसित हो चुका है कि वो बड़ी बड़ी सिटीज को मार्क करता है और दूसरा क्षेत्र इतना अल्प विकसित है कि वहाँ पर मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति होना भी काफी मुश्किल नजर आता है। ऐसा ही यदि हम महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं तो महाराष्ट्र का मुंबई जो है हमारी आर्थिक राजधानी बन चुका है, इतना अधिक विकसित है वहाँ मुंबई। और उसी का एक और जो दूसरा जगह है विदर्भ, वो महाराष्ट्र का विदर्भ जो क्षेत्र है बहुत ही अल्प विकसित है। तो संविधान के द्वारा इन राज्यों को भी विशिष्ट स्तर प्रदान किए गए हैं। तो महाराष्ट्र व गुजरात की आर्थिक दृष्टि से भी उनका बहुत अधिक विकसित है, लेकिन कुछ क्षेत्र बहुत कम विकसित हैं। और उदाहरण के लिए महाराष्ट्र का मुंबई बहुत अधिक विकसित है,
तो विदर्भ का क्षेत्र बहुत ही कम विकसित है। गुजरात में अहमदाबाद बहुत अधिक विकसित है, लेकिन कच्छ और सौराष्ट्र का क्षेत्र बहुत ही कम विकसित है। अतः इन राज्यों के विविध क्षेत्रों में संतुलन बनाने की जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 371 में संविधान में किसी अन्य बात के होते हुए गुजरात व महाराष्ट्र के राज्यपाल निम्न शर्तों के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व के उपबंध का प्रयोग कर सकेंगे। तो धारा 371 गुजरात और महाराष्ट्र के लिए विशेष उपबंधों के रूप में आती है कि जब भी कोई कार्य गुजरात और महाराष्ट्र के लिए होगा तो वहां पर विशिष्ट उपबंध होंगे कि वहां के राज्यपालों से पूर्ण स्वीकृति या अनुमोदन लेना होगा। तो क्या है गुजरात और महाराष्ट्र के लिए विशेष स्तर, उसे अब हम पढ़ेंगे। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा व शेष महाराष्ट्र तथा गुजरात में कच्छ, सौराष्ट्र और शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना की गई और इन बोर्डों में से प्रत्येक के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रतिवर्ष भेजा जाता है। तो महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा तथा गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र ऐसे कम विकसित स्थान हैं जिनके लिए विशेष उपबंध किया गया है कि वहां पर अलग अलग बोर्डों की व्यवस्था की गई है और इन बोर्डों का प्रतिवर्ष एक प्रतिवेदन राज्यपाल, उनके राज्यपालों के द्वारा सरकार को भेजा जाता है, हमारी संघीय सरकार को। दूसरा पॉइंट है कि समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन क्षेत्रों के विकास व्यय में न्याय संगत आवंटन हेतु विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो राज्य की आवश्यकता है उसका विशेष ध्यान रखा है और उन राज्यों के विकास व्यय की कि जो भी कार्यवाही हो रही है उनमें पूर्ण रूप से विकास हो और विकास की कार्यवाही के कारण ही ये व्यवस्था की गई। गुजरात के समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी वहां पर पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं तथा राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन सेवाओं में नियोजन के लिए पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था की गई है कि वहां पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विशेष प्रशिक्षण भी वहां की सरकार प्रदान करती है, वहां की सरकारों को दिया जाता है और इसी प्रावधान में जहां भी सरकार को लगता है कि यहाँ पर उन्हें विशेष प्रशिक्षण देना है तो वहां पर सरकार विशेष प्रशिक्षण देकर गुजरात और महाराष्ट्र के इन राज्यों को विशिष्ट रूप से संबल देती है।